अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेल्थ टॉक विद डॉक्टर एजाज। आपकी सेहत डॉक्टर एजाज के साथ। आज के टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल और ये है पार्ट 2 का। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि कोलेस्ट्रॉल एक बहुत ही मेजर रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज़ के लिए, स्ट्रोक के लिए। और कोलेस्ट्रॉल को कम कैसे किया जाए, उसमें डाइट का क्या रोल है और लाइफस्टाइल चेंजेस कैसे करने चाहिए, कौन कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं या जो होम रेमेडीज़ हैं, और कौन से मेडिकेशंस हैं जो इस्तेमाल कर सकते हैं और कब इस्तेमाल करनी चाहिए। तो वो है आज के टॉपिक। और अगर आपको प्रोग्राम पसंद आए तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर हिट करें और साथ में बेल आइकॉन को भी, ताकि जैसी नई वीडियो अपलोड हो आप तक फ़ौरन पहुँच जाए। तो एक मेरी रेकमेंडेशन ये है कि इससे पहले का आज की वीडियो देखें, आप पिछली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा जो हमने जनरल टॉपिक्स कवर किए थे कोलेस्ट्रॉल के बारे में, कि क्या रिस्क फैक्टर्स हैं इसके, क्यों इसको बहुत ज़रूरी है कम करना। तो अब लेट्स से कि अब आपने कोलेस्ट्रॉल चेक कराए, वो है ज़्यादा, अब इसको कम कैसे किया जाए। उसमें सबसे मेजर चीज़ है वो जिसको कहते हैं कि लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ज़रूरी हैं। वो क्या है? सबसे पहले ये कि अगर आप स्मोक करते हैं तो स्मोकिंग ख़त्म कर दीजिए। नंबर 2, अगर वेट बढ़ा हुआ है तो उसको वेट कम करें। तीसरा है एक्सरसाइज। तो जनरली स्पीकिंग 30 मिनट की जो रेगुलर एक्सरसाइज है, वॉकिंग है, खासतौर पर जो ब्रिस्क वॉकिंग है, वो रिकमेंडेशन है कि वो बहुत ही मुफीद है जनरली हार्ट के लिए, आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए। चौथा ये कि स्ट्रेस रिडक्शन, कि स्ट्रेस जो है वो ऑल्सो कंट्रीब्यूट करता है कोलेस्ट्रॉल में या आपकी हार्ट डिजीज़ के लिए। तो लिहाजा स्ट्रेस को कम करें तो वो भी आपकी कोलेस्ट्रॉल के लिए इनडायरेक्टली मुफीद होगा। और फिर जो 2 या 3 फैक्टर्स हैं, एक तो नंबर 1 आपकी डाइट है, सप्लीमेंट्स हैं और मेडिकेशन, जिनका हम तफसील में जिक्र करेंगे। तो जहाँ तक डाइट का ताल्लुक़ है वो ये है कि सबसे पहले ये देखें कि कौन सी चीज़ें जो आपको एक्चुअली कम करनी होंगी। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं और जो ट्रांस फैट्स हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं आपकी कोलेस्ट्रॉल के लिए या आपकी दिल की और शरीयानों की सेहत के लिए। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। नंबर 1 तो ये कि जब आपने अगर लेबल्स देखे फूड का, उसमें अगर आपको ट्रांस फैट्स नज़र आते तो आप उसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें। दूसरा ये कि आप लिमिट करें जितने भी आपके जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, जिसमें जैसे रेड मीट है, गाय का गोश्त हो गया, लैम हो गया, और इसके अलावा जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे होल मिल्क है, मक्खन है, चीज़ हैं, ये चीज़ें इनको कम करें। इसके अलावा और क्या हैं, जो बाद में जो प्लांट सोर्सेज हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की, उसमें भी कम करें। जैसे कि कोकोनट है या कोकोनट ऑयल है या पाम ऑयल है। और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की रिकमेंडेशन ये है कि ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं ये आपकी 5% होनी चाहिए ग़िज़ा में। यानी अगर आपकी 2000 कैलोरीज की ग़िज़ा है तो 11 से 13 ग्राम पर डे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये तो सारी चीज़ें थी जो आपने लिमिट करनी थी। अच्छा, और कौन कौन सी चीज़ें कम करनी चाहिए जो मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था। जो भी आपको बहुत ही मरगूब ग़िज़ाएँ हैं, अनफॉर्चुनेटली वो आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो जैसे फ्राइड फूड हैं, समोसा हो गया, पकौड़े हो गए, फ्राइड चिकन हो गई, या बल्कि जो इवन जो चिकन है अगर स्किन के साथ है वो ज़्यादा सेहतमंद नहीं है आपके लिए, आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छी नहीं है। या जितने भी जिसमें पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल इस्तेमाल करते हैं या ट्रांस फैट्स हैं, उसके अंदर आपके डोनट्स हो गए, आपकी आइसक्रीम्स में भी इस्तेमाल करते हैं, मफ़न्स में हैं, पेस्ट्रीज़ में हैं, केक्स में इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आपकी कोलेस्ट्रॉल के लिए मुफीद नहीं है। तो अब आप देखें कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि मुफीद हैं, जो रेकमेंड करते हैं। तो पहले अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो पहली रिकमेंडेशन तो हमेशा ये होगी कि आप लाइफस्टाइल चेंजेस करें, अपनी डाइट चेंज करें, एक्सरसाइज करें और बहुत से जो होम रेमेडीज हैं उनको भी इस्तेमाल करें। लेकिन उसके बाद भी अगर कम नहीं होती फिर आते हैं हम मेडिकेशन के ऊपर। तो डाइट में सबसे पहले तो जो आपकी जो ओट ब्रान है या ओट मील है या हाई फाइबर है, ये इफ़ेक्टिव है बहुत ज़्यादा। इसकी जो कैटेगरी है इसमें है लाइकली इफ़ेक्टिव। तो कौन कौन सी चीज़ें, जैसे अब नाश्ते में आपने अगर ओट मील या ओट ब्रान का लिया है तो वो आपको कम से कम 50% जो आपकी रेगुलर नीड्स हैं वो आपको पहुंचा देगा। ओट मील या ओट ब्रान जो है ये सब है एक एग्जाम्पल है सॉल्युबल फाइबर के, जो बहुत मुफीद हैं। इसके अलावा और सॉल्युबल फाइबर कहाँ मिलता है आपको? वो उसमें सेब में भी मिल जाएगा, नाशपाती में मिल जाएगा, और आपको केले में या आपको बहुत सारी बेरीज में भी होगा। दूसरा जो सोर्स है वो है फिश या और जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, वो अच्छी सोर्स हैं आपकी फैटी एसिड्स की। तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की रिकमेंडेशन है कि आप हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा नॉन फ्राइड फिश इस्तेमाल करें।
अच्छा, और प्लांट की क्या सोर्सेज हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की? जैसे वॉलनट्स हैं या फ्लैक्सीड ऑयल है या इवन कैनोला ऑयल है। तीसरा है एवोकाडोस। तो एवोकाडोस जो ज़्यादातर हम गुआकामोले के इसमें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो और भी इससे ज़्यादा बेहतर है कि आप उसको काट के जैसे स्लाइसेस बना के सलाद में इस्तेमाल करें। तो मैं इसका आज इसमें वीडियो में आखिर में एक आपको कुछ रेसिपीज़ भी बता दूंगा। हालांकि टिपिकली मैं रेसिपीज़ वगैरह नहीं बताता, लेकिन ऐसी रेसिपी जिसके अंदर बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो अच्छी ग़िज़ाएँ हैं वो आप अगर इस्तेमाल करें दिन में या हफ्ते में 3 या 4 दफ़ा, वो मुफीद होंगी। उसका जिक्र करेंगे वीडियो के आखिर में। इसके अलावा है नट्स, आपके वॉलनट्स हो गए, बादाम हो गए, तो ये और जो ट्री नट्स हैं ये आपकी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, ख़ासतौर पर जब ये एब्जॉर्प्शन इसकी जो आपकी डाइटरी कोलेस्ट्रॉल होती है उसको कम करते हैं। इसके अलावा और क्या मुफीद है वो है ऑलिव ऑयल। और क्या मुफीद है? सोय या सोयाबीन ऑयल या सनफ्लावर ऑयल। ये भी अगर खाना बना रहे हैं तो जैसे ऑलिव ऑयल में या सनफ्लावर ऑयल में बनाएं। इसके अलावा देखें कि जो नेचुरल रेमेडीज़ हैं कुछ, जैसे गार्लिक है या हल्दी है, टर्मरिक है या कलौंजी है, तो ये भी इनमें कुछ स्टडीज में शो किया है कि ये इनकी इफ़ेक्टिवनेस है। तो हम ये जिक्र करेंगे कि इसमें लाइकली इफेक्टिव कौन सी हैं और या पॉसिबली इफेक्टिव कौन सी हैं, जिनके बारे में इनसफिशिएंट एविडेंस कौन सा है। सबसे ज़्यादा जो एविडेंस है वो है फाइबर के बारे में, इसमें इस्तगफोल की भूसी भी जिसमें शामिल है, तो वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेटेड एविडेंस है। साथ में उसके जैसे नायसिन है और जो पॉसिबली इफेक्टिव है इसके अंदर इसमें आपकी एवोकाडो है, फिश ऑयल है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, फ्लैक्सीड ऑयल है और ऑलिव्स हैं। और इसी कैटेगरी में सोयाबीन, सोय और सनफ्लावर और साथ में टर्मरिक भी शामिल है, हल्दी शामिल है। अच्छा, जो इनसफिशिएंट एविडेंस की कैटेगरी में है, एक तो गार्लिक है और साथ में जिंजर है और कलौंजी है। ये तीनों चीज़ें के जो है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है इन द सेंस कि बहुत सी स्टडीज़ ने शो किया कि ये फ़ायदेमंद हैं और कुछ ने शो किया कि वो उन्हें प्रूव नहीं कर सके, तो लिहाजा ये कैटेगरी उन्होंने डाल दी कि ये इनसफिशिएंट एविडेंस है। हालांकि क्योंकि कलौंजी के या लहसुन के और जिंजर के ज़्यादा खाने से नुकसान नहीं हैं, तो उनको लेने में हर्ज नहीं है। ख़ासतौर पर जैसे गार्लिक है या लहसुन के बारे में काफ़ी एकदम से हाइप हुई थी कि ये बहुत मुफीद है, स्टडीज़ आई थी इसके बारे में। कुछ इसके बारे में और जो बाद में स्टडीज़ आई वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। अच्छा, अब आए मेडिकेशंस के बारे में। तो ये कि ऐसा नहीं कि मेडिकेशन फ़ौरन ही आपको शुरू कर देनी चाहिए अगर आपकी हाई कोलेस्ट्रॉल है, लेकिन कुछ ऐसे कैटेगरीज हैं कि जहाँ पे इसकी जो थ्रेशोल्ड है बहुत ही लो है, यानी कि आपको बहुत ही जल्दी कोलेस्ट्रॉल मेडिकेशन शुरू कर देने चाहिए। तो वो जैसे अब किसी को हार्ट डिजीज़ मालूम है, किसी को हार्ट अटैक हो चुका है, जिसको स्ट्रोक हो चुका है, या जो जैसे एज उनकी 40 है उनको डायबिटीज़ है, तो रिगार्डलेस ऑफ द कोलेस्ट्रॉल लेवल जनरली स्पीकिंग इनके लिए मेडिकेशंस रिकमेंडेशन होती है। इसके अलावा अगर किसी को ये सारी डिजीज़ अगर नहीं भी हैं, लेकिन उनका अगर रिस्क फैक्टर ज़्यादा हैं, जिनका ओवरऑल रिस्क समझते हैं कि वो 5% से ज़्यादा है, और अगर आपकी LDL कोलेस्ट्रॉल जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है वो 190 या 190 से ज़्यादा है, तो वो उस सूरत में जनरली आपको मेडिकेशन शुरू करना चाहिए, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा है कि आप वो डाइटरी कंट्रोल से कम नहीं होगी। दूसरा ये कि वो चाहे अगर आपकी कोई नॉन कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ नहीं भी है या दिल की बीमारी नहीं है, तब भी ज़रूरी है कि उसको कम किया जाए, क्योंकि वो उसको फिर हम प्राइमरी प्रिवेंशन करना चाहते हैं, यानी कि आपको ये चाहते नहीं कि वो आपको पहली दफ़ा भी कोई हार्ट अटैक हो। अभी देखें कि वो मेडिकेशन कौन कौन सी हैं। उसमें से एक जो बड़ी कैटेगरी जो सबसे ज़्यादा आजकल यूज़ होती है वो कहते हैं स्टैटिन्स। जो स्टैटिन्स का जो ग्रुप है उसके बारे में ये कि वो ना सिर्फ कि कोलेस्ट्रॉल भी कम करती हैं, बल्कि उनका डायरेक्ट इफेक्ट भी है जो हार्ट की जो आर्टरीज की जो लाइनिंग होती है उसके बारे में, उसके ऊपर उसको वो उसकी इन्फ्लेमेशन जो होती है वहाँ ज़रा कम कर देता है, तो उनका डायरेक्ट इफेक्ट भी है। जो जिसको कहते हैं वो है इंडिपेंडेंट ऑफ द रिडक्शन इन कोलेस्ट्रॉल, कि इसका मतलब है कि अगर वो कोलेस्ट्रॉल कम ना ही भी करे उसके बावजूद भी वो हार्ट के लिए मुफीद हैं। तो उसमें से जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती हैं जैसे लिपिटोर है या मेवाकोर है या जोकोर है। एक जो एहतियात है वो ये कि ये इन मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो ख़ासतौर पे कभी ये लिवर को भी अफेक्ट कर सकती हैं और मसल्स को भी। तो बहुत से जो मेरे पेशेंट्स हैं बाज़ दफ़ा आते हैं, कहते हैं कि मुझे जिस्म में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, मसल्स मेरे थके हुए हैं, मुझे फटीग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो सबसे पहले देखना चाहिए कि ये स्टैटिन्स मेडिकेशन की वजह से तो नहीं हो रही है, और उसका एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट होता है, उसको कहते हैं CPK, वो मसल एंजाइम होता है, वो देखते हैं कि वो ज़्यादा है कि नहीं। देखिए एक और भी ये बात ज़हन में रखने की ये है कि जो स्टैटिन्स हैं
वो मसल की प्रॉब्लम कर सकते हैं। इवन अगर आपका जो मसल एंजाइम है वो नॉर्मल है तो तब भी इसको जिस्म में दर्द, फटीग, बैक पेन वगैरह भी कर सकते हैं। तो जनरली मैं क्या रेकमेंड करता हूँ कि अगर वो 4 से 6 हफ्ते तक बंद करके देखें कि उनकी ये सारी साइड इफेक्ट ख़त्म हो जाते हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि हाँ ये इसी की वजह से। लेकिन इसके अलावा ऑब्वियसली इतना आसान डिसीजन नहीं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि इसके फिर ऐसा तो नहीं कि रोकने से नुकसान हो जाए। तो अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है या उनको नॉन कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ है तो फिर उनसे जिनको जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं या उनका रेगुलर डॉक्टर उनसे डिस्कस करके देखना होता है कि ये एक गिवन पेशेंट में ये मुफीद है कि नहीं। स्टैटिन्स के अलावा भी और कुछ मेडिकेशन जो इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक नाइसिन है, जब बहुत ही पुरानी है और इसमें लेकिन जो एक साइड इफ़ेक्ट्स है कि वो उसमें रैश और इचिंग या फ्लशिंग वगैरह होना शुरू हो जाती है, ख़ासतौर पे ज़्यादा अगर डोज हो उसकी। नाइसिन का जो मेन फ़ायदा है वो है ट्राइग्लिसराइड्स के ऊपर, उसका LDL के ऊपर इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। एक और जो ग्रुप है जो हम इतना इस्तेमाल अब नहीं करते हैं वो है जैसे लोपिड है, जिसको जेमफाइब्राजिल कहते हैं, तो वो LDL के उसके ऊपर भी मुफीद है और ट्राइग्लिसराइड्स के ऊपर भी। लेकिन उसका भी साइड इफेक्ट ये होता है कि बाद दफ़ा लिवर की ख़राबी कर सकता है। अब आप देखें जो हमने जैसे वायदा किया था कि एक रेसिपी भी बता देंगे, उसमें बेसिकली क्वाइट फ्रेंकली इतना ज़्यादा कोई अचंभे वाली बात नहीं है, लेकिन वो सब चीज़ें जो हमने अभी तक आपके सामने जिक्र किया था उसको मिला सकते हैं। जैसे आपने सलाद बना ली जिसमें आपने शुरू किया ब्रोकली से और जो लेटस है, उसमें आपने बहुत सारी जो इंग्रेडिएंट्स हैं जिनका हमने जिक्र किया था वो आहिस्ता आहिस्ता डालना शुरू कर दें। जैसे उसमें वॉलनट्स हैं या बादाम हैं या किशमिश है, और उसमें साथ में ऑलिव ऑयल भी छिड़क दें ऊपर से। इसके अलावा और अगर आपको मीट खाने का शौक़ है तो इसमें जैसे मछली है या कोई सी भी ले लें, जैसे सैमन है उसकी स्लाइसेस डाल दें, और जूसे हैं जैसे एवोकाडो है उसके स्लाइसेस इसमें काट के डाल दें, और आपको साथ में उसको मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं ताकि वो मोनोटोनस ना हो जाए कि आप रोज़ाना वही चीज़ खा रहे हो। तो आखिर में जस्ट इस रिमाइंडर कि जो हमने इंडिविजुअल वीडियोस बनाई थी कलौंजी के बारे में या सिनेमन के बारे में, हल्दी के बारे में, ये सब चीज़ें आप जाके हमारी जो प्लेलिस्ट है उनमें से निकाल के देख सकते हैं, जो अगर जिनको भी आपको अगर तफसील से इनके बारे में मालूमात करने की ज़रूरत है। और अगर पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब का बटन हिट करें और बेल आइकॉन को भी और साथ में शेयर करें, और अपने कमेंट्स हैं वो भी हम हमारे साथ हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें जैसे भी आपका अपना एक्सपीरियंस हो। तो उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। तो अगले प्रोग्राम तक डॉक्टर एजाज़ को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।